ऐसे ही का तमाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो, और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ हर रोज की तरह जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विपुल नमस्कार। नमस्कार सर। और सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, आपको छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि देश के बहुत बड़े हिस्से में छोटी दीपावली को आज मनाया जा रहा है। हालांकि बहुत लोग हैं जो कि छोटी दीपावली कल मनाएंगे और परसों दीपावली मनाएंगे, तो जो लोग आज मना रहे हैं उन सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पवन जी के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले जरा आपको फटाफट ये बता देते हैं कि आज के मनी सेंट्रल में हम किन महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत करने वाले हैं। आज की चर्चा का केंद्र बिंदु क्या कुछ खबरें रहने वाली हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। 70 के ऊपर सबको आयुष्मान, जी हाँ, बड़ा कदम सरकार की तरफ से, इसका ऐलान पहले हो गया था, अब उसको लेकर के काम शुरू हुआ है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है, डिटेल में आपको बताएंगे। साथ ही साथ दाल खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दाल की खेती को लेकर के क्या कुछ नई अपडेट आई है, वो भी आज होगी चर्चा का विषय। इसके अलावा चीनी एक्सपोर्ट खोलने की मांग, जी हाँ, ये मांग जो है इस्मा की तरफ से, चीनी मिलों की तरफ से लगातार, चीनी मिल मालिकों की तरफ से लगातार की जा रही है, कंपनियों की तरफ से। अब इस पर क्या कुछ अपडेट है आपको थोड़ी देर में बताते हैं। ब्राज़ील ने चीन को दिया है झटका, कौन सा झटका है, कैसा झटका है, इस पर भी होगी बातचीत। और सरकार के पास फंसा हुआ है एमएसएमई की का पैसा, जी हाँ, क्या करेगी सरकार उस एमएसएमई के पैसे का और किस तरीके से इसकी वापसी होगी, ये भी बातचीत करेंगे आज। और ट्रंप की वापसी हुई तो क्या होगा, निगाहें सबकी नवंबर में होने वाले अमेरिका के चुनाव के नतीजों पर है। अब देखना ये होगा कि वहाँ पर अगर ट्रंप आते हैं तो क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, ये भी आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत आज की खबर की करेंगे हम आयुष्मान योजना के साथ। जी हाँ, आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने 70 साल से ऊपर की आयु वाले सभी लोगों को इसके दायरे में शामिल कर दिया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने योजना का दायरा बढ़ाए जाने की घोषणा की। दायरा बढ़ने के बाद इस योजना के दायरे में अब 4.2 करोड़ अतिरिक्त लोग शामिल हो गए हैं। योजना में शामिल सभी लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मुफ्त मिलेगा। सर, 2-3 सवाल इसमें हैं, वो खास तौर से हमारे दर्शकों के लिए जानने जो कि ज़रूरी है। एक तो उनके लिहाज से कि क्या वाकई में सभी लोग शामिल होंगे और उसके लिए क्या जो प्रक्रिया होगी किस तरह की होगी, आपसे एक बेसिक जानकारी वो लोग ज़रूर जानना चाहेंगे जो लोग हमारे वरिष्ठ नागरिक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और दूसरा, सरकार के लिए कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि सरकारी बोझ कितना बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा ये फैसला सरकार के लिए। नमस्कार विपुल। देखिए, ये क्या है कि हर बार इस सरकार की एक बड़ी खासियत है, आप देखते हैं कि जो घोषणाएं बहुत पुरानी हों उसको भी एक नए कैप्सूल में लपेट के उसको पेश करना होता है। चाहे कोई सामाजिक स्कीम हो, चाहे आयुष्मान की बात कर लीजिए, या जो दूसरे और सरकार की सोशल स्कीम्स हैं उसकी बात कर लीजिए, चाहे आप माफी चाहूंगा, चाहे आप जॉब मेले की बात कर लीजिए। कभी ऐसा इससे पहले नहीं होता था। तो आज जो हुआ वो आप देख रहे हैं कि लगभग 1 महीना पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था, जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया था, वो उसको एक स्प्रेड करना है एक सर्टेन तबके में। अब देखिए इसका फायदा क्या है कि इसका फायदा हो रहा है करीब आप लगा लीजिए कम से कम 5.5 से 6 करोड़ जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको होना है। ये इसमें समझना सिर्फ ये है कि बाकी जो रूल्स हैं वो लगभग बराबर है। पहले जो आयुष्मान कार्ड आप बनवाते थे मोर और लेस उसके जैसा ही है। सिर्फ ये है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको पहले से जो आयुष्मान कार्ड के जो मेंबर हैं उसके साथ ये शेयर नहीं किया जा सकेगा। ये उनके लिए स्टैंड अलोन बेसिस पे होगा। देखना यह है इसमें कि लगातार इस देश में आप देखिएगा तो खासकर जो एल्डरली केयर है वो उसमें खर्चा ज्यादा है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है और लगभग अलग अलग मतलब समझिए बीमारियों की अलग अलग टाइम पे उसका एक दस्तक देती है, फिर उसके बाद उसमें परिवार का खर्चा बढ़ता है। तो ऐसे अगर आप उस लिहाज से देखिएगा तो देखिए सरकार की स्कीम तो अच्छी है, लेकिन यह है कि इसमें खर्चा क्या आएगा, इसको सहूलियत कैसे दी जा सकती है, वो सारा
सरकार के लिए चैलेंजेस है। पर ये एकदम से आंख बंद करके केवल ये देखना कि कि इसमें हम लोग एक क्रिटिक्स की तरह ढूंढते हैं। मेरे ख्याल से वो जब बात हेल्थ की हो, बात जब हेल्थ केयर की हो, बात जब एक 6 करोड़ लोगों की हो, तो मुझे लगता है कि उससे हट के थोड़ा सोचने की जरूरत है। ये समय की मांग थी बड़े टाइम से। देखिए, अलग अलग जो हेल्थ से मुतल्लिक जो सामाजिक संस्थान हैं, जो सामाजिक बाकी और जो ग्रुप्स हैं, जो प्रेशर ग्रुप है, इस बात सरकार से आगाह कर रहे थे कि एक अलग से स्कीम होनी चाहिए जो केवल एल्डरली फोकस्ड स्कीम हो। तो मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया जब इसको सरकार ने लागू किया है और इसके बेनिफिट विपुल होंगे। बहुत जरूरत थी इसकी, बहुत जरूरत थी, बिल्कुल निश्चित रूप से। इस बीच देश में दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहली बार दलहन के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की डील की है। करीब 1500 हेक्टेयर में दलहन की खेती के लिए ये डील तमिलनाडु, गुजरात, बिहार और झारखंड में हुई है। सरकार की तरफ से ये डील नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NCCF ने की है। पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों के आधार पर भविष्य में दालों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर आगे बढ़ने पर फैसला होगा। भारत में दालों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़रूरत की 15 से 20% दाल विदेशों से आयात करनी पड़ती है। विदेशी दाल पर निर्भरता खत्म करने और घरेलू स्तर पर दाल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सर, इस पायलट प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए और क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू होने के बाद ये इतना वायबल होगा कि जो 15 से 20% हम आयात कर रहे हैं उसकी भरपाई होगी, या तब भी आपको लगता है कि कुछ हिस्सा हमें इंपोर्ट करना होगा? एक कोशिश है बिल्कुल। आप जैसे जो लोग हैं जो लगातार बिजनेस चैनलों पे, बिजनेस के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उस पर आते रहे, खासकर वो लोग जो कमोडिटीज से मुतल्लिक हैं, जो लोग शेयर बाजार से संबंध रखते हैं, वो समझते हैं कि ये दाल की कमी का क्या मतलब होता है हिंदुस्तान के लिए या किसी भी और देश से। एक तो आपकी आत्मनिर्भरता कम है, आपका कंजम्पशन ज्यादा है, हमारे लिए प्रोटीन का एक सोर्स है। साथ ही साथ यह है कि हम लोग बहुत ज्यादा उस पर फॉरेन एक्सचेंज पर खर्च करते हैं। तो ये आप लोगों से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता इसकी जरूरत क्या थी। देखिए, ऐसा ही सरकार ने वादा किया, एक प्लेज लिया, एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग कायम की कि किसी भी तरीके से दाल में हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। दाल की आत्मनिर्भरता हमारी किस पर है? विदेश पे। कनाडा से दाल मंगाते हैं हम लोग, मोजाम्बिक से मंगाते हैं, म्यांमार से मंगाते हैं, तंजानिया, मलावी, अफ्रीका के और कई ऐसे देश हैं जहां से हम दाल का आयात करते हैं। अब पिछले 3 साल भी इंपॉर्टेंट है दाल के मामले में। आप देखिएगा सारे करीब 23-24 में आके पिछले 3 साल से देखिएगा तो 27.3 मिलियन टन से हमारा उत्पादन है वो घटकर पहुंच गया 24.5 मिलियन टन, ये 2023-24 में। अब जरूरत इसकी ये थी, ये पहले सरकार ने फैसला किया कि हमें दाल पे आत्मनिर्भर होना है, तो उसके लिए ये पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें अभी अरहर और मसूर को प्राथमिकता दी जा रही है। उसमें एक 1500 हेक्टेयर पे इसको उगा कर देखा जाएगा कि इसका यील्ड कैसा होता है, इसका प्रोडक्शन कैसा है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे होते हैं, और फिर उसके बाद इसमें हमें आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलेगी। भविष्य में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भविष्य में और ज्यादा इलाके इसके तहत शामिल किए जाएंगे ताकि उसमें से भी दाल की पैदाइश बढ़ाई जा सके। आप देखिए, आप देखिए एक मोटा मोटा रफ आइडिया है विपुल की करीब 2030 तक हमें कम से कम 38-40 मिलियन टन के आसपास दाल की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में केवल आप निर्भरता अगर एक्सपोर्ट पे बढ़ा के रखेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये स्टेप सही है, इंटेंशन ठीक है। देखते हैं ये कैसे पैन आउट करता है, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी होगा देखना। क्योंकि दाल में देखिए प्रोटीन का सोर्स है, सबको प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन के जो बाकी स्रोत है सब में वो एक्सेस नहीं कर सकते, तो लिहाजा दाल इंपोर्ट करना और उसको हमारी जो जरूरत है उसके हिसाब से उसको रखना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है सालों साल से। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो नया प्रयास है इससे शायद एक गैप का अरेंजमेंट हो सकेगा। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच जरा बात कर लेते हैं चीनी की। जी हाँ, चीनी उद्योग के संगठन इस्मा ने सरकार से चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य और इथेनॉल का खरीद भाव बढ़ाने की मांग रखी है। संगठन ने इसके अलावा सरकार से 20 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की अनुमति देने की गुहार भी लगाई है। इस्मा का कहना यह है कि चीनी के कम खरीद भाव की मार से इंडस्ट्री को हो रहे नुकसान की मार से बचाने के लिए भाव को बढ़ा करके 39.14 रुपये प्रति किलो करने की ज़रूरत है।
इसके अलावा गन्ने के रस से तैयार होने वाले इथेनॉल को भाव को बढ़ा करके 73 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर तथा बी हैवी मोलेसिस से बने इथेनॉल का भाव बढ़ाकर 67 रुपये 70 पैसे और सी हैवी मोलेसिस से बने इथेनॉल का भाव बढ़ा करके 61 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर करने की ज़रूरत है। उद्योग का तर्क यह है कि भाव बढ़ोतरी से इंडस्ट्री को स्थिर होने में मदद मिलेगी, साथ में किसानों से खरीदे गए गन्ने का समय पर भुगतान भी होगा। सर, ये जो डिमांड जो मांगे रखी गई हैं इस्मा की तरफ से, वो कितनी आपको जायज़ दिख रही हैं? और अभी ऐसे वक्त में उनका कहना ये है कि 2019 से जो है वो कीमतों में इजाफा नहीं किया गया एमएसपी पर। जो सर मतलब 31-32 रुपये सीधे 39 रुपये एमएसपी अगर चीनी की हो जाएगी, फिर तो सरकार के लिए भी हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, चीनी की कीमतें आसमान पहुंचने लगेंगी। अभी विपुल दो बातें चीनी में होनी, मैं अभी उस पर आता हूँ। मैं तो एक बात जो पिछली बातचीत थी दाल पे, वो हम लोग एक्चुअली वो कहना जरूरी है। वो ये है जी कि जो दाल की पैदाइश, क्योंकि बात अधूरी रह जाएगी, ये लास्ट वाला पॉइंट समझना जरूरी है, मैं भूल गया था। समझा तो दिया। उसमें जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो दाल पैदा करेंगे उसको सरकार की गारंटी रहेगी, उसको एमएसपी पे उसको खरीदा जाएगा। मतलब जो भी भाव, अगर बाजार भाव ज्यादा है तो उससे बढ़ा के खरीदा जाएगा और वैसे एमएसपी उसका भाव होगा। तो ये एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो किसान करेंगे उनके लिए फायदे का सौदा है। इसलिए मेरा ही मानना है कि जो दाल पे सरकार ये प्रयास कर रही है, ये एक सही दिशा का प्रयास है और इसके डिविडेंड आगे आने वाले टाइम में हमें मिलेंगे, हमारे फॉरेन एक्सचेंज घटाने में भी मदद मिलेगी। अब आप चीनी की बात आप कर रहे थे। देखिए, चीनी की जो पैदावार करने वाली कंपनियां हैं, ये देखिए, ये उनका सीजन है। अब मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन ये उस सीजन है, इस सीजन में आकर सरकार पर दबाव बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा, देखिए, इनके पास इतने माल हैं, खासकर पहले इथेनॉल पे बात करते हैं, उसके बाद चीनी के प्राइस पे आएंगे। इथेनॉल का इतना ज्यादा इनके पास है। अभी इथेनॉल बनाने के लिए इनके पास पर्याप्त माल है। इथेनॉल की कीमत ये बढ़ाने की बात करें, अगर सबका इथेनॉल बनाने लग जाएंगे तो इनके पास अभी कोई दूसरा और चारा नहीं है। इथेनॉल के लिए पर्याप्त इनके पास जो कच्चा माल है वो होता है, तो उसकी कीमत सरकार इस सूरत में भी बनाएगी, क्योंकि सरकार ये समझती है कि उस पर वो अभी इस हालत में नहीं है कि सरकार के साथ किसी तरह का लेन देन कर सकें। लिहाजा जो चीनी का जो डेरिवेटिव से जो रॉ मटेरियल जिससे इथेनॉल बनाते हैं, वो उसकी कीमत ऐसी रहेगी और इनकी मजबूरी है अभी उसी कीमत पे इथेनॉल बेचेंगे। जी। जब ये अभी आपको जब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल उस पर कोई फैसला होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, अभी जो गन्ना प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसमें से महाराष्ट्र है, आप जानते हैं, अभी वहां होने वाला है चुनाव। अभी किसी भी सूरत में गन्ने से मुतल्लिक जितने भी फैसले हैं सरकार के, उससे कुछ उल्टी सीधे फैसले और उससे रिलेटेड कोई भी फैसले सरकार करने के लिए मेरे ख्याल से शायद उससे बचना चाहेगी। और वैसे ही आपने अखबार देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा जो मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स हैं वो अलग अलग वक्त पे बोलते रहे हैं कि अभी फिलहाल 2 महीना रुकने का। मेरा ही अपना मानना है कि मिड दिसंबर से पहले, चाहे ये लाख हवाला दें कि हमारा सारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, हमें किसानों को पे करना होता है और चीनी की कीमतें 2019 के बाद बढ़ाई नहीं गई है, लेकिन फिर भी मेरा ही मानना है कि अभी इनके लाख कहने के बावजूद अगले 2 महीने तक कोई फैसला नहीं होगा, ना तो एक्सपोर्ट से मुतल्लिक, ना डोमेस्टिक मार्केट में चीनी की प्राइस से मुतल्लिक। ठीक, तो अगले 2 महीने तक नहीं होगा। और दूसरा ये कि अगर होता है तो आपको लगता है कि जितनी डिमांड रखी गई है, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा दिया है, सीधे 39 रुपये के ऊपर का भाव मांग रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर बीच का रास्ता निकलेगा तो शायद थोड़े बहुत बढ़ोतरी हो, पूरी बढ़ोतरी तो होनी संभव नहीं लग रही है? नहीं, आपने खुद ही सवाल किया और खुद ही जवाब दे दिया, तो मुझे देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। ग्लोबल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI को ब्राज़ील ने झटका दे दिया है। ब्राज़ील ने साफ कर दिया है कि वो चीन की इस योजना के साथ नहीं जुड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि ने ये बयान दिया। ब्रिक्स देशों में भारत के बाद ब्राज़ील ऐसा दूसरा देश है जिसने चीन के BRI प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। सर, चीन को हर तरफ से हम देख रहे हैं कि साइडलाइन करने की ये जो कोशिश है, और भारत की तरफ से पहले से ही इसका विरोध किया जा रहा था। अब ब्राज़ील का विरोध करने के मायने क्या हैं और इसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं? वैसे विपुल, मुझे तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। देखिए, ब्राज़ील अगर आप डिप्लोमेसी के मामले में अगर आप समझना चाहेंगे तो
आपको ब्राजील कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के बड़ा करीब हर चीज में देखने को मिलेगा। और आज से नहीं, मतलब सालों से, मतलब 20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। देखिए, ये जो BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का, ये 2013 में शुरू हुआ है। और आपको जान के बहुत हैरत होगी कि पूरी दुनिया के करीब 145 देश से ज्यादा उसने इसके साथ हामी भरी है कि आप जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसमें रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को का बढ़ावा देना है, मेरी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है, इसको ऐसे समझिए विपुल, जो बात हम लोग करते हैं ना कि ये एक नया सिल्क रोड है जो पूरी दुनिया में एक समय मेडिवल से पहले भी सिल्क रोड हुआ करता था, जिसके जरिए पूरी दुनिया में ट्रेड होता था और चीन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता था। ये उसकी कार्बन कॉपी है, उसकी ट्रू कॉपी है। इसको इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि उसकी एक वजह है कि चाइना को अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, पूरी दुनिया में स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, तो ये उसका एक हिस्सा है। ऐसे कई देशों का मानना है। चाइना की विपुल अगर आपको प्रभुत्ता देखनी है तो आपको हिंदुस्तान से बाहर निकलना पड़ेगा। आप अफ्रीका जाके देखिए चाइना का इन्फ्लुएंस, आप साउथ अमेरिका जाके इन्फ्लुएंस देखिए, आप चिली में देख सकते हैं, आप अर्जेंटीना में जाके देख सकते हैं। मतलब चाइना की चीजें आपको हर जगह मिलेगी, गाड़ियां, इवन अदर इंपोर्टेड मटेरियल्स। आप बोत्सवाना से लेके बाकी जो दूसरे देश हैं, चीन में, सेनेगल, घाना, सब जगह जाएंगे तो चाइना मिलेगा। ये पाकिस्तान से जो इंफ्रास्ट्रक्चर $60 बिलियन का जो बनाना है, उसमें भारत ने बहुत पहले इस बात के लिए एतराज जताया कि ये इससे हमारी संप्रभुता को खतरा है। भारत और जापान जैसे देश चाइना को पहले ही जता चुके हैं कि हम चाइना के इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं। मैं इसमें अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो मैं ज्यादा अभी नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजिक के हिसाब से देखिएगा, इन्फ्लुएंस के हिसाब से देखिएगा, डिप्लोमेसी के हिसाब से देखिएगा, तो ब्राजील अगर इससे ऑप्ट आउट हो गया तो मेरे ख्याल से ये भारत के लिए जीत है। भारत के लिए जीत है। और सर, इस प्रोजेक्ट का क्या भविष्य दिखाई दे रहा है वैसे आपको? विपुल, कई देश इसके प्रभाव में हैं। काफी जगह काम हो रहा है, काफी जगह काम होना है। काफी ऐसे देश हैं जो इस प्रोजेक्ट से अब उनको शायद ये लगने लगा है कि ये चाइना, देखिए चाइना क्या करता है। चाइना पहले आपको, हम लोग उस दिन भी चर्चा करते हैं, चाइना आपको पहले लोन देता है, फिर उसके बाद उसका टर्म बढ़ाता है, फिर उसके बाद उसकी आप जब लोन पे डिफॉल्ट करेंगे, दुनिया भर के ऐसे देश हैं, मैं नाम भी ले सकता हूं पर अभी जरूरत नहीं है, नाम भी आप कहेंगे तो मैं ले लूंगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद कहेगा साहब ये सॉवरेन लोन है, तो एक काम करिए आप 5 साल के, इसको 4 साल के लिए और बढ़ा लीजिए। फिर भी आप डिफॉल्ट करेंगे तो कुछ आपके यहाँ जो कुछ धंधा रोजगार है उस पर उसका कब्जा होगा, वहां की कंपनियों को उसको वो अवॉर्ड कर दिया जाएगा। इस तरह से फंक्शन करता है। तो अभी जब आप कह रहे हैं कि इसमें देखिए अभी तो ये चलेगा, अभी जैसे जैसे अमेरिका का चुनाव एक बड़ा बेंचमार्क होगा, ये बहुत वाटरशेड मोमेंट होगा अमेरिका का चुनाव, कि अमेरिका का चुनाव ये दिखाएगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो वो कितना स्प्रेड करता है पूरी दुनिया में। तो अभी आपको ये नवंबर उस हिसाब से क्रूशल है। ठीक सर। इस बीच MSME इकाइयों की 21,000 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट अलग अलग सरकारों या फिर सरकारी महकमों में फंसी हुई है। MSME इकाइयों की फंसी पेमेंट की जानकारी पर नज़र रखने वाले MSME समाधान पोर्टल से ये जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक छोटी और मझोली इकाइयों ने पेमेंट फंसने की करीब 90,000 शिकायतें दर्ज कराई हुई हैं और उनमें 40,000 से ज़्यादा शिकायतें तो ऐसी हैं जिनको लेकर के मामले दर्ज हो चुके हैं। समाधान पोर्टल की जानकारी के मुताबिक इन कंपनीज की सबसे ज़्यादा पेमेंट राज्य सरकारों के पास फंसी हुई है। सर, MSME सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि पहले से ही आर्थिक मामलों में जो है वहाँ पर समस्या रहती है। ऐसे में अगर गवर्नमेंट लेवल पे इतनी ज़्यादा जो है पैसे फंसेंगे तो फिर MSME और SME क्षेत्र आगे कैसे बढ़ेगा? विपुल, मेरी बड़ी सहानुभूति होती है। हालांकि मेरी सहानुभूति से कोई MSME का भला हो जाएगा, कोई उनका बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि जिस हिसाब से इस देश के GDP में इनका योगदान है, जिस हिसाब से इनका पार्टिसिपेशन है, जिस हिसाब से इनके प्रोडक्शन पे बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, ये इस देश में MSME के साथ जो बर्ताव है वो ठीक नहीं है। आप जिस बात की जानकारी दे रहे हैं कि साहब इतने हजार शिकायतें हैं और 21,000 करोड़ से ज्यादा इनका पेमेंट फंसा हुआ है, तो उस हिसाब से अगर देखेगा तो बहुत ज्यादा 21,000 करोड़ जो है बहुत इतना बड़ा साइज नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि फिर भी जितना भी है
वो सरकार की प्रायोरिटी पे होनी चाहिए कि इसको किसी तरह से इसको फैसिलिटेट किया जाए, ताकि जिसके पास इसकी देनदारी है उसका पेमेंट टाइम पे करे। आपने सुना होगा अभी से करीब 1-1.5 साल पहले जब सरकार ने ये मेरे ख्याल से पिछले साल के वोट ऑन अकाउंट की बात है, जब सरकार ने कहा कि कोई भी इंडस्ट्री अगर 45 डेज के अंदर नहीं पेमेंट करेंगी तो इसको उसकी आमदनी में से जोड़ दिया जाएगा, इसको उनका इनकम समझा जाएगा। इसका बड़ा विरोध हुआ, जो बड़ी बड़ी यूनिटें थी उन्होंने उसका बड़ा विरोध किया। लेकिन इस बार हम सोच रहे थे कि उस पर और सफाई आएगी इस साल के बजट में, लेकिन वो सफाई नहीं आई। तो वो एक एरिया है जिसपे मेरे ख्याल से और अभी क्लैरिटी आनी इस साल के बजट में और आएगा। वो आपको दिखाएगा कि ये सरकार एमएसएमई के लिए कितना कुछ करना चाहती है और क्या वाकई सरकार इसके लिए गंभीर है क्या। अगर गंभीर है तो आगे चल के आप देखिएगा कि जो पेमेंट अभी फंसा हुआ है इसमें जैसे क्लैरिटी आएगी, ये पेमेंट आपको चाहे गवर्नमेंट के किसी यूनिट में पेमेंट फंसा हुआ हो या चाहे किसी प्राइवेट यूनिट में पेमेंट फंसा हुआ हो, मंझोले दर्जे का हो, बड़े दर्जे का हो, इस पर जैसे क्लैरिटी आएगी मेरे ख्याल से जो एमएसएमई की जो हालत है वो पेमेंट पेंडिंग की, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से और नीचे जाना चाहिए। कुल मिलाकर आप मेरी राय पूछेंगे, देखिए एमएसएमई का योगदान बहुत ज्यादा है, लेकिन एमएसएमई के प्रति जो सरकार का रवैया है वो बहुत धीरे धीरे बदला है। ऐसे बदलने से नहीं, अभी से 25 साल पहले जो एमएसएमई की हालत थी विपुल, वो स्थिति अभी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद हम ये कहेंगे कि फिर भी अभी और क्लैरिटी, थोड़ी सी और दरिया दिली एमएसएमई के प्रति सरकार और बाकी जो वर्ग है जो खासकर एमएसएमई से खरीद करते हैं उनमें आने की जरूरत है। बिल्कुल 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 आवश्यकता है इसकी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की संभावनाएं बढ़ गई है और इस संभावना की वजह से वैश्विक व्यापार में बड़े बदलाव की आशंका भी है। डोनाल्ड ट्रंप अगर फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वे अमेरिका में इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ोतरी कर सकते हैं। साथ में आशंका ये भी है कि पर्यावरण बदलाव रोकने को लेकर के पिछले 4 सालों में वैश्विक स्तर पर जो प्रयास हुए हैं उनको भी झटका लग सकता है, क्योंकि ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में जीवाश्म ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा दिया था। सर, क्या कुछ पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, संभावनाएं लग रही हैं, क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम से कम जो वहाँ की मीडिया रिपोर्ट कर रहा है? दूसरा, अगर ट्रंप आते हैं तो क्या कुछ बड़े बदलाव हैं जो आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, जो हम लोग रिपोर्टिंग देख रहे हैं यहाँ से विपुल, खासकर जो अमेरिका के अखबारों में और यूरोप के अखबारों में, आप जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं फाइनेंशियल टाइम्स का एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण के तौर पे गार्डियन का एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण के तौर पे न्यूयॉर्क टाइम्स का एग्जांपल देता हूँ, तो ये सब आप देखिए इतनी समझ बनती है कि शायद मतलब हल्का सा जो है टिल्ट उनके पक्ष में है। संभव है अगर अन्य परिस्थितियां सामान्य रही तो वो जीत भी सकते हैं। कोई अगर लास्ट मिनट चेंजेस हो, लास्ट मिनट सरप्राइज हो, तो शायद उनको चुनाव जीतने में दिक्कत हो सकती है। अब आ जाइए इस बात पर कि इनके आने से पूरी दुनिया के ट्रेड और इकोनॉमिक्स में क्या फर्क पड़ेगा। पहले हम शुरुआत करते हैं यूरोप से, जहां पे मैं अभी 3 दिन पहले का एग्जांपल देता हूं, जब वो पेंसिल्वेनिया अमेरिका का एक प्रोविंस है, जैसे हमारे यहाँ राज्य होते हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, उस तरह से अमेरिका में पेंसिल्वेनिया एक जगह है। पेंसिल्वेनिया में रैली करते हुए उन्होंने यूरोप के बहुत ताने दिए, कहा कि यूरोप अमेरिका की वस्तु ही खरीदता और जो खरीदता है उस पर टैक्स लगा के रखता है, हम लोग वहां से टेक्नोलॉजी लेते हैं, हम लोग वहां से ये अलग दूसरी चीजें इंपोर्ट करते हैं। खासकर उनका इशारा जर्मनी से इंपोर्ट होने वाले कार पर ज्यादा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने इशारा किया, इस बार अगर मैं सत्ता में आया तो मैं दिखा दूंगा कि ट्रेड कैसे होता है और ट्रेड में अमेरिका का अपर हैंड कैसे होगा। जब कोई उम्मीदवार इस तरह से बात करता है, मतलब खासकर इन शब्दों में, तो आप समझ सकते हैं। हालांकि वो इन्हीं शब्दों के लिए जाने जाते हैं। पिछले टर्म में या अलग अलग मंचों पे उनका भाषण इससे कभी बेहतर नहीं रहा, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुझे डर इस बात का है कि उनके देखा देखी, देखिए होता क्या है कि एक बार जब आपने किसी भी चीज का बार अगर ऊंचा उठा दिया, तो मान लीजिए अगर वो नहीं भी आते, अगर वो हैरिस भी आ जाती हैं, तो वो भी उसके आसपास रहने की कोशिश करेंगी, ये बड़ी मजबूरी हो जाएगी। तो उसमें इंडिया का स्थान भी ऊपर होगा। उन्होंने कहा इंडिया जो है पूरी दुनिया का टैरिफ किंग है। अब देखिए किस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया पूरी दुनिया का टैरिफ किंग है, टैरिफ ऊपर करके रखता है। उन्होंने हार्ले डेविडसन का एग्जाम्पल दिया, दूसरी और जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब भाषण में, मतलब पूरे देश में रैलियों में बोलते रहे हैं।
चाइना पे उनका रुख आपको पता है कि चाइना से जो इंपोर्ट होगा उसमें 60% से ज्यादा टैक्स लगाएंगे, रेसिप्रोकल टैक्स होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ट्रेड और इकोनॉमिक्स पूरी दुनिया में कैसे बदलेगा, यूरोप से लेकर इंडिया से लेकर। देखिए इंडिया साउथ एशिया में और बहुत इंपॉर्टेंट पावर है इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी और पॉलिटिक्स के हिसाब से भी। तो इसको कैसे टेम किया जाए, इसकी एक कवायद भी हो सकती है। तो लिहाजा हम तो इम्पैक्टेड होंगे ही होंगे, यूरोप भी इम्पैक्टेड होगा, चाइना भी इम्पैक्टेड होगा। तो ट्रेड और इकोनॉमिक्स में एक बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में। चलिए अब देखते हैं किस तरीके के नतीजे निकल करके आते हैं और उसके बाद किस तरह के बदलाव होते हुए दिखाई देते हैं। पवन जी, आज की चर्चा में आप जुड़े, इन तमाम खबरों का आपने विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार फिर से आपको, आपके परिवार को छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। तो चलिए फिलहाल कार्यक्रम को तो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए, क्योंकि इस दीपावली के मौके पर बहुत शानदार कार्यक्रम हम आपके लेकर के आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार से जुड़े तमाम दिग्गज आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं, आपको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की टिप्स लेकर के हम आ रहे हैं। मनी 9 के साथ बने रहिए, मुझको इजाज़त दे दीजिए फिलहाल के लिए, नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कंबोज